नमस्कार मित्रों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत अपन रीट, आरएएस, एसआई के सभी प्रकार के अपने टॉपिकों के बारे में बात करेंगे और क्रमबद्ध तरीके से अपने पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रस्तावना की या उद्देशिका की। तो उद्देशिका के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि क्या क्या बिंदु जो है वो इसमें परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और किस किस प्रकार से इसमें से क्वेश्चन अपने आते हैं। तो इन अपन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो उद्देशिका जो अपना पाठ जो है या उद्देशिका जो आधार है, ये उद्देशिका क्यों कहा गया पहले तो इसी बात पे, क्योंकि हमारा जो संविधान है, जैसा कि आपको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे लंबा संविधान है। और इसी संविधान के अंतर्गत इसको अपन अगर छोटे रूपों में बताएं या हमारे संविधान जो बना उस संविधान के उद्देश्य क्या हैं, इस संविधान के अंतर्गत हमारा शासन का संचालन का आधार क्या है, हमारे शासन का उद्देश्य क्या होगा, शासन में स्रोत कौन से होंगे और इसमें जनता की जो मुख्य जो अपने बातें हैं वो किस तरीके से जो है वो शासन निर्वहन करेगा, यही मुख्य उद्देश्य है। यही उद्देशिका के अंतर्गत बताया गया है। उद्देशिका में मुख्य रूप से अपने 4 या 5 लाइनें हैं और उन 4-5 लाइनों के अकॉर्डिंग अपने जो है वो संविधान के एक सारांश के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो उद्देशिका एक तरीके से संविधान का मुख्य सारांश अपने बताया जाता है। तो हम उद्देशिका से सबसे पहले ही अपने जो बिंदु आता है उसी के अकॉर्डिंग अपनी बात जो करते हैं कि भाई ये क्या संविधान के भाग के अंतर्गत था या संविधान के बाहर की बातों के अंतर्गत था, तो ये अपन को ध्यान में रखना है। तो देखो, इसमें अपने जो हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या है, एक तरह से संविधान के व्याख्याकार के रूप में काम करता है। तो अपने जैसे मामला हुआ था बेरूबारी बनाम, बेरूबारी जो मामला हुआ अपने 1960 के अकॉर्डिंग, उसके अंतर्गत जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो है वो अपने फैसला दिया था। ये बात भी इसमें ध्यान रखनी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें फैसला, राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले के बारे में जब सलाह ली तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि भी प्रस्तावना जो होता है वो संविधान का भाग नहीं है, ये संविधान से बाहर रखा गया इसके अंतर्गत, कि संविधान का भाग नहीं है, इस मामले में कहा गया। और इसी के बाद में अपने जो केशवानंदन वाला मामला हुआ, केशवानंद जो मामला हुआ, केशवानंदन भारती बनाम भारत सरकार, ये वाला जो मामला हुआ 1973 में, ये जो संवैधानिक पीठ में, देखो इसमें 2 बातें ध्यान में रखनी है। इस मामले के अंतर्गत संविधान अपने सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक भाग है, प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। तो ये आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। इस मामले में कहा भाग नहीं है, इस मामले में कहा भाग है। अब ये मामला किस लिए फैसला दिया गया, इस मामले पे राष्ट्रपति ने अपने सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ली, तब सर्वोच्च न्यायालय ने ये मामला दिया। और इस मामले में ये अब तक जितने भी स्वतंत्र भारत के बाद में जितने भी मामले सर्वोच्च न्यायालय में गए हैं, उन मामलों में सबसे बड़ी जो अपने संवैधानिक पीठ जो मानी जाती है, उसका फैसला था कि भाई प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। अभी तक आपने लगभग जगह आपने यही पढ़ा है और इसी के बारे में कई प्रकार के क्वेश्चन आए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने एक दूसरे ऐसे मामले में प्रस्तावना को संविधान की आधार संरचना कहा है। ये अपने मामला कौन सा है, 1994 के अंतर्गत एक मामला आया था अपने, ये बॉम्बई मामला, एसआर बॉम्बई मामला, अपने कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे और उन्हीं के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने मामला फैसला दिया कि संविधान की आधारभूत संरचना है। तो ये आपको तीनों बातें ध्यान में रखनी है कि भाई इसमें नहीं कहा, इसमें भाग बताया और इसमें क्या कहा, आधारभूत अपने संरचना के अंतर्गत माना गया है। तो ये तीनों चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको। इन दोनों के बारे में बहुत बार अपने एग्जाम में पूछा गया, ये नहीं पूछा गया, इसलिए अपने एग्जाम के तरीके हिसाब से देखा जाए तो अपने इम्पोर्टेंट माना जाता है। अब ये तो बात हुई अपने सर्वोच्च न्यायालय के अकॉर्डिंग मामलों में कि प्रस्तावना ये एक संविधान के एक आधारभूत भाग के अंतर्गत माना जाता है। अभी मान लो जो मामला है या फैसला है उसके अकॉर्डिंग। अब अगर अपन देखा जाए हमारे संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना की जो अपन शुरुआत करते हैं, प्रस्तावना की हम शुरुआत करते हैं, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। ये बात किस चीज़ को दर्शाता है? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अपने बात ये माने जाती है, अपने
अगर अपन देखें सोशल मीडिया पे या फिर अपने देखें कि भाई न्यायालय के अकॉर्डिंग भी ये बहस बड़ी चलती है कि कार्यपालिका ज़्यादा बड़ी है या अपने व्यवस्थापिका के पास पावर ज़्यादा है, या तो इस मामले पे अपने देखें कि भाई मुख्य रूप से पावर किसके पास है। तो प्रस्तावना की अगर अपन ये बात पढ़ लेते हैं तो उसमें लिखा होता है हम भारत के लोग। इसका मतलब ये है कि अपने भारत की जो सर्वोच्च शक्ति है या भारत की जो सर्वोच्च ताकत जो है वो इसमें निहित है। तो ये हम भारत के लोग मतलब जनता के अंदर निहित है। ऐसा क्यों लिखा गया, ये भी आपको बात पूछी जाए, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो उसी अनुसार काम करता है। अब इसमें बात, संविधान अपने जैसे सब लोग जानते हैं कि संविधान सभा का निर्माण अपने अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा चुने हुए लोगों ने किया, संविधान सभा ने किया। लेकिन संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ वो किसी न किसी तरीके से जनता का एक प्रतिनिधित्व था। तो इसका मतलब बनाने वाले लोग कौन थे? भारत के लोग थे, और भारत के लोग ही आज संविधान के अंतिम स्रोत के रूप में माने जाते हैं। तो ये बात भी अपने क्वेश्चन में पूछी जाती है कि भाई संविधान की जो सर्वोच्च ताकत है उसके बारे में संविधान में किस भाग के अंतर्गत या किस पार्ट के अंतर्गत अपने बताया गया, तो वो अपने प्रस्तावना के अंतर्गत बताया गया। अब दूसरी चीज़ इसमें अगर देखा जाए कि भाई इसमें भारत को क्या बताया गया है, तो इसमें भारत को बताया जाता है संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये भारत को कहा जाता है। तो यहाँ हर एक बिंदु का आपने देखा जाए तो अपने एक अर्थ है कि किस अकॉर्डिंग क्या क्या आपने निकलता है। संप्रभुत्व का मतलब ये होता है कि 1950 के बाद जब भारत गणतंत्र हुआ, ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको कि भाई अपन जब बात करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद, ये अगर अपन बात करते हैं इसका मतलब हम कह रहे हैं 15 अगस्त 1947 के बाद। अगर हम कहते हैं कि गणतंत्रता के बाद, भारत के गणतंत्र होने के बाद से, इसका मतलब हम कह रहे हैं 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में ये घटना घटी थी। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के बाद में भारत जो है आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से दोनों तरीके से क्या है, स्वतंत्र है। आंतरिक रूप से भी और बाह्य तरीके से दोनों रूपों से स्वतंत्र है। ये बात अपने को ध्यान में रखनी। अब इसमें एक अपने प्रश्न आता है कि जब आंतरिक रूप से बाह्य रूप से स्वतंत्र है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा एक संगठन बनाया गया, उस संगठन का भारत एक सदस्य है, जिसे अपन कहा जाता है राष्ट्रमंडल संगठन, कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत सदस्य है, लेकिन इसके साथ अपने ये भी लिखा जाता है कि भारत इसका सदस्य है, परंतु भारत जब चाहे इस संगठन से स्वयं को बाहर कर सकता है। ये संप्रभुता का किसी प्रकार से खतरा नहीं है। तो कथन और अपने जो कारण वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें ऐसा क्वेश्चन अपने कई बार देखा जाता है। तो थोड़ा ध्यान में रहे कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इस सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता को कोई भी अपने जो है नुकसान नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब अपने दूसरी चीज आती है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद आता है पंथ निरपेक्षता। तो पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या है? भारत, एक चीज ध्यान में रखनी है कि पंथ निरपेक्ष है, भारत पंथ निरपेक्ष है, न कि धर्म निरपेक्ष है। अब इसमें दोनों में क्या फर्क होता है? अपन लगभग यही मानते हैं कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र। राज्य से धर्म को पूर्णतया अलग नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? इसलिए नहीं किया है कि भारत में धर्म का मतलब किसी समुदाय से नहीं है। भारत में धर्म का मतलब एक मानवता के रूप में सत्य से, कि अहिंसा से, उस धर्म के उसी तथ्यों से लिया गया है। इसका मतलब हमने अपने जो सिद्धांत हैं वो राज्य से अलग नहीं किए हैं। हमने पंथ जितने भी अपने बनाए गए हैं उनको राज्य से एक निश्चित दूरी पे अलग कर दिया है। इसलिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा जाता है कि भारत क्या है, पंथ निरपेक्ष, जिसे धर्म निरपेक्ष कहा जाता है। इसमें भी आपको एक क्वेश्चन में ध्यान में बात रखनी है कि जब दोनों ही ऑप्शन में आए कि निम्नलिखित में से भारत है, तो अपन को पंथ निरपेक्ष की अपने ऊपर टिक करना है, न कि धर्म निरपेक्षता, क्योंकि भारत पंथ निरपेक्ष है न कि धर्म निरपेक्ष है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। अब आपने आगे अपन भारत में क्या करते हैं, समाजवाद। तो समाजवाद के अकॉर्डिंग यह है भारत पंथ निरपेक्ष समाजवादी इसलिए है क्योंकि भारत की जो सरकार शासन की जो नीतियां होगी, कार्यपालिका जो पॉलिसी जारी करेगी, उस नीतियों के अनुसार जो
जिसका फ़ायदा है वो समाज के हर तबके को मिलेगा या समाज के निचले से निचले तबके को मिलेगा, ये दर्शाता है अपने समाजवादी वाले बिंदु से। इसके अलावा लोकतांत्रिक का मतलब अपने हो गया कि भारत में लोकतंत्र है। जैसा अमेरिका के राष्ट्रपति अपने इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि भी लोकतंत्र जनता के लिए है, जनता का शासन है, जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन है। तो अपने ये सिद्धांत, ये बात अपने कहाँ लिखी हुई है, तो हमारे प्रस्तावना में लिखी हुई है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इनको आपको ध्यान में रखना है। सिंपल क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन अपने प्रस्तावना में कई बार पूछे गए हैं और हर एग्जाम में अपने इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत लोकतांत्रिक तरीके की बात कहाँ की जाती है? प्रस्तावना में, क्योंकि अपने लोकतांत्रिक अपने शब्द का उल्लेख इसी के अंतर्गत किया गया। उसके बाद में अपने कहा जाता है कि भारत क्या है? भारत गणराज्य है। अब गणराज्य का मतलब अपने ये हो गया कि भारत का जो राजा है या भारत का जो प्रमुख है, राज प्रमुख जिसे अपन कह दें, या भारत का राजा जिसे कह दें, या अपने जिसे संवैधानिक पद के रूप में कहा जाता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ये क्या होगा? ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं है। ये चीज़ अपन को क्या दर्शाती है? ये गणराज्य के रूप में दर्शाती है। जैसा अपन ब्रिटेन के संविधान की बात करें तो वहाँ पे सम्राट या फिर सम्राटनी या फिर जो भी राज परिवार का व्यक्ति या राजा या मुकुट के रूप में शासन होता है, वैसा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ राजा का बेटा राजा नहीं होता है। हमारे यहाँ एक तरीके से एक प्रक्रिया है, निर्वाचन अपने एक विधि बनाई गई है, उसके द्वारा हमारा राजा जो है वो निर्वाचित होता है। यहाँ निर्वाचित आपको ध्यान में रखना है। ये भी क्वेश्चन अपने पूछा गया है कई बार कि भारत गणराज्य क्यों है या भारत गणतंत्र क्यों है? क्योंकि हमारा राजा है। राजा कौन? राष्ट्रपति, वो अपने निर्वाचित होता है, इसलिए अपने गणतंत्रता के अंतर्गत कहा गया। अब देखो, हमारी जो प्रस्तावना है एक तरीके से हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उनको भी प्रदर्शित करता है। किस रूपों में प्रदर्शित करता है? क्योंकि हमारे प्रस्तावना के अंतर्गत 3 प्रकार के न्याय के बारे में बताया गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आपको ध्यान ये रखना है कि इन तीनों का क्रम यही होना चाहिए। कई बार क्रम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामाजिक आर्थिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना के अलावा कहाँ किया गया है? तो अपने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इनका उल्लेख किया गया है और इसके साथ प्रस्तावना में भी अपने इनका उल्लेख किया जाता है। इसके अलावा प्रस्तावना के अंतर्गत अपनी जो बात पूछी जाती है वो प्रस्तावना में अपने आती है कि भी अपने 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बताया गया है। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति है, विचार है, धर्म है, विश्वास है और उपासना की स्वतंत्रता। यहाँ पे आपको ध्यान में ये रखना है कि प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की जाती है। अपन जब आगे मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, अपन जब आगे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत अपन बात पढ़ेंगे तो हम 6 प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकारों की बात करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा होता है। वहाँ पे अपने जो है कि विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की, संगठन बनाने की, घूमने फिरने की, निवास करने की, वो अपनी स्वतंत्रताओं के बारे में उल्लेख किया जाता है। लेकिन वो 6 प्रकार की हैं, वो अधिकारों में अपने उल्लेख होता है। लेकिन प्रस्तावना में अपने कौन से हैं? 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। उसमें कौन सा आता है? विचार या अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना, इन स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। तो ये बात ध्यान में रखनी है, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, न कि 6 प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया। ये बात आपको ध्यान में रखनी। एक क्वेश्चन अपने यहाँ एक और टकराता है कि यहाँ भी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही जाती है और अपने 19 में भी स्वतंत्र विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार दिए जाते हैं। तो दोनों बात अपनी पूछी जाती है। इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि इस प्रावधान का उल्लेख किन किन अपने जो है प्रावधानों में किया गया है। तो इस प्रस्तावना में भी किया गया है और अपने जो दूसरा अपने जो मौलिक अधिकार है 19 के अंतर्गत है, उसमें भी इस बात का उल्लेख किया जाता है प्रस्तावना के अकॉर्डिंग। अब दूसरी चीज़ है इसके अंतर्गत, प्रस्तावना के अंतर्गत एक और अपनी बात बताती है
प्रस्तावना ये बताती है कि हमने भारत के संविधान को कब से लागू किया। भारतीय संविधान को लागू होने के लिए अपने जैसे 2 तिथियों का उल्लेख किया गया। एक तिथि तो अपने जैसे है कि भाई अपने 26 नवंबर, इस दिन अपने उल्लेख किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और एक अपने जो तिथि आती है 26 जनवरी 1950 को। तो ये 2 तिथियों के बारे में उल्लेख आता है। लेकिन अपने जब बात आती है कि कुछ प्रावधानों को त्वरित प्रभाव से लागू कर दिया गया, इस बात का उल्लेख अपने कहाँ संविधान की उद्देशिका में या संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत किया गया है। यहाँ आपको ये पूछा जा सकता है कि वे 26 नवंबर को जो अपने प्रावधान लागू किए गए, वो प्रावधान अपने कितने थे या कितने अनुच्छेदों को लागू किया गया। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अपने जो है वो अनुच्छेद 394, याद रखना इस बात को कि ये जो अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद सहित इसी अनुच्छेद में लिखा गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 26 नवंबर 1949 को कितने प्रावधान लागू किए गए, इस बात का उल्लेख कहाँ किया गया। ठीक है, ये बात को गहराई को समझने की कोशिश करें। इस दिन जो लागू किए गए, ये जो लागू किए गए वो प्रावधान किस अनुच्छेद में, तो ये 394 में, और इसे मिलाकर टोटल 16 अनुच्छेद हैं जिनको अपने इस तारीख से लागू किया गया। जैसे अनुच्छेद 5 है, 6 है, नागरिकता संबंधी हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के आपसी जो है कि वे नागरिकता संबंधी कानून महत्वपूर्ण थे। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी था, चुनाव आयोग से संबंधित था, 324 है, 325 है। ठीक है, कुछ जो आपातकालीन प्रावधान थे अपने 366 के बाद में, ऐसे 15 प्रावधान थे। तो यहाँ भी एक ध्यान रखना है, दोनों अलग चीज़ हैं कि कितने प्रावधान लागू हुए, 15 प्रावधान लागू हुए। और ये पूछा जाए कि भाई इस तारीख को कितने अनुच्छेद लागू हुए, तो 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। दोनों में फ़र्क है, 16 अनुच्छेद हैं, 15 प्रावधान हैं, इस दिन लागू किए गए। अब दूसरी बात ये आती है, बाकी प्रावधान अपने 26 जनवरी को लागू किए गए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ये बात, इस बात का उल्लेख भी कहाँ किया गया है, इस बात का उल्लेख भी अपने अनुच्छेद 394 में किया गया है कि इन प्रावधानों के अलावा शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा। इस बात का उल्लेख भी अपने यहीं किया गया है। सिंपल बातें हैं, ज़्यादातर अपने एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं कि भाई इसको कब लागू किया गया, या ये कब लागू किया गया, या ये इन बातों का उल्लेख कहाँ किया गया, ये पूछा जाता। तो आपके इसके अकॉर्डिंग अब अपने बात देखी जाती है कि इस दिन क्या किया गया। 3 वर्ड अपने आते हैं इस दिन, 3 अपने शब्दों का उल्लेख किया गया है। अधिनियमित किया गया, अंगीकृत किया गया, आत्मर्पित किया गया। तो तीनों का उल्लेख आपको ध्यान में रहना चाहिए कि अपने किस किस प्रावधानों में। अंगीकृत का मतलब होता है कि हमने इसे जो है कि लागू किया, और अधिनियमित अपने जो है कि अपने पूर्ण रूप से सौंपा, और आत्मर्पित का मतलब अपने ऊपर लागू किया गया, हमने लागू किया, हमारे स्वयं की आत्मा के ऊपर लागू किया गया। तो इन तीनों बातों के उल्लेखों के अंतर्गत आता है, ये प्रस्तावना के अंतर्गत है। अब इनमें जो महत्वपूर्ण अपने जो बातें आती है प्रस्तावना के अकॉर्डिंग आती है, अपने जैसे शुरू में ही बात कर ली थी कि भाई इस प्रावधानों के आधार पर प्रस्तावना में परिवर्तन किए जा सकते हैं, या संविधान के भाग के है या नहीं है, किस में। यहाँ से अपन ने कह दिया कि नहीं भाई 73 में संविधान का भाग है। अब संविधान का भाग है, इसका मतलब है इसमें परिवर्तन करने का अधिकार किसको है। सिंपल सा क्वेश्चन होता है, प्रस्तावना में कौन परिवर्तन करेगा, तो प्रस्तावना में परिवर्तन किया जाएगा संसद द्वारा। तब अपनी दूसरी बात आती है कि भाई कितनी बार परिवर्तन किया गया। अब तक एक बार परिवर्तन किया गया, वो अपने 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के अकॉर्डिंग किया गया। और क्या किया गया, तब अपने प्रस्तावना के अंतर्गत 3 शब्द जोड़े गए। वो कौन से 3 शब्द थे, एक तो था अपने पंथ निरपेक्षता, दूसरा आता है समाजवाद, और तीसरा आता है अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए, और यही एकमात्र परिवर्तन था जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया था, और करने वाली अपनी संस्था संसद के द्वारा किया गया। तब अपने क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ आपने एसआर बम्बई वाले मामले में क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय कि संविधान आधारभूत संरचना है। तो यहाँ एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि आधारभूत संरचना है मतलब कि प्रस्तावना में परिवर्तन किस
अपने प्रावधानों के अकॉर्डिंग किया जाएगा, क्योंकि हमारा संविधान लचीला भी है, कठोरता भी है। तो इसका मतलब साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है या विशेष बहुमत के द्वारा किया जाता है। तो हमारा जो संविधान, इसमें परिवर्तन जो है वो विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत का मतलब अपने उल्लेख आता है कि जो परिवर्तन किया जाएगा या संशोधन किया जाएगा वो अपने आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग किया जाएगा, जो अभी तक मात्र एक बार किया गया है। ये अपने प्रस्तावना की शुरुआती बातें। अब प्रस्तावना के बारे में कई लोगों के कथन हैं जो अपने संविधान सभा के सदस्य भी थे, जैसे अपने KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक मुंशी के द्वारा ये कहा गया था कि प्रस्तावना जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो अपने संविधान के अंतर्गत एक कुंडली के रूप में, जन कुंडली के रूप में माना जाता है। अपने इसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने ये अर्नेस्ट बारकर ने जो अपने इसके बारे में, प्रस्तावना के बारे में, जो संविधान के सदस्य नहीं थे सभा के, उन्होंने ये कथन कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक कुंजी नोट है। और इसके अलावा अपने एक दूसरे सदस्य भी थे, ठाकुरदास भार्गव। तो ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना के बारे में काफ़ी बढ़िया बातें बताई। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है अपने किसका, संविधान का। और दूसरी चीज़, उन्होंने भी इस पार्ट को संविधान की आत्मा के रूप में माना था कि ये जो भाग है वो संविधान की आत्मा के रूप में है। और हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी प्रस्तावना को जो है वो संविधान की आत्मा कहा है। तो यहाँ अपने कथन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों पूछे जाते हैं कि आत्मा किसके द्वारा कहा गया, कुंजी नोट किसके द्वारा कहा गया, या अपने जो है कि जन्म कुंडली किसके द्वारा कहा गया। तो ये अपने प्रस्तावना के बारे में अपने बातें की जाती हैं। कल अपने आगे से दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।